हिंदुत्व की ताकत से मुंबई में धाक जमाने वाली शिवसेना आज क्यों डरी हुई है? क्या उसे मुंबई में चुनाव कराने से डर लग रहा है? क्यों सुप्रीम कोर्ट का फैसला उद्धव ठाकरे के गले की फांस बन गया है? क्या उद्धव ठाकरे को इस बात का एहसास हो गया है कि सेक्युलरिज्म के चक्कर में मुंबई में 32 साल का साम्राज्य खत्म होने वाला है? आज इस वीडियो में आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका यानी बीएमसी, जो शिवसेना की लाइफलाइन है, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। शिवसेना जिस चुनाव को लगातार टालने की कोशिश कर रही थी, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 2 हफ्ते में चुनाव की तारीख घोषित करनी होगी। आप ये रिपोर्ट में देखिएगा। हालांकि शिवसेना अब भी ये कोशिश कर रही है कि चाहे जिस भी तरीके से हो, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें किसी प्रकार की सेंध लगा दी जाए और चुनाव को जितना दिन हो सके आगे खिसकाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। और शिवसेना को ये डर क्यों लग रहा है? इस डर का कारण आपको जनवरी 2020 के नगर पंचायत के चुनाव से समझ में आ जाएगा। अब इस चुनाव में क्या जो खास बात थी वो समझिए कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तो पहले नंबर पर थी ही, मतलब ये सर्वविदित है और सारे चुनाव में ये साफ साफ दिख भी रहा है। लेकिन शिवसेना, जिसके उद्धव ठाकरे इस समय मुख्यमंत्री हैं, वो पार्टी खिसक कर 4थे नंबर पर चली गई शिवसेना। और ये तब हुआ जब उसने हिंदुत्व का दामन छोड़ दिया। आप देख लीजिए, बीजेपी 384 सीट और शिवसेना 284 सीट, बीच में एनसीपी, फिर कांग्रेस। और शिवसेना की ये स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है और बाला साहेब ठाकरे के बाद का जो शिवसेना का युग है उसमें ये स्थिति आई है। 2017 के स्थानीय चुनाव में आप देखिए, ये रिपोर्ट देखिए, 10 महानगर पालिका का चुनाव हुआ 2017 में और इन 10 महानगर पालिका के चुनाव में 8 पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। आप देख लीजिए। अब मैं आपको सीधे बीएमसी के चुनाव पर लेकर आता हूं। साल 2000 मतलब 5 साल पहले जो बीएमसी का चुनाव हुआ था, उसमें शिवसेना को जहां 84 सीटें मिली थी, उस समय भाजपा को 82 सीटें, यानी भाजपा सिर्फ 2 सीटें कम थी। और ये उस समय की स्थिति है जब शिवसेना हिंदुत्व के साथ थी। अब तो हिंदुत्व भी साथ में चला गया। अब जाहिर है शिवसेना अपने इस ढहते किले को बचाने के लिए हर तिकड़म अपना रही है। और क्या क्या तिकड़म अपना रही है अब देख लीजिए कि उसने सीटों की संख्या, जो बीएमसी की सीटों की संख्या है, उसको 227 से बढ़ाकर 236 करने का काम किया है। इसके अलावा वो किसी न किसी प्रकार से वो ओबीसी का भी आरक्षण लागू करने का रास्ता ढूंढ रही है। अब शिवसेना के डर की वजह क्या है, आप इसे एक एक कर समझिए। बहुत सारी रिपोर्टें दिखाऊंगा और मैं ये बताऊंगा कि शिवसेना क्यों डरी हुई है। जिस दिन शिवसेना ने सत्ता पाने के लिए सेकुलर पार्टियों का साथ ले लिया, उसी दिन उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता को ये साफ संदेश दे दिया कि अब वो हिंदुत्व के रास्ते पर नहीं चलेंगे। और याद रखिए, उसी के बाद से राज्य में एक एक कर हिंदुत्व विरोधी कदम वो उठाते चले गए। बहुत सारे कदम हैं, आप कुछ एग्जाम्पल में देख लीजिए। सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने की बात पर न केवल राणा दंपति को जेल में ठूंस दिया गया, बल्कि उनके खिलाफ ये देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया। आप देख लीजिए रिपोर्ट में। और कई तरीके से राणा दंपति को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं, मतलब सिर्फ हनुमान चालीसा की बात पर कितने दिनों तक उन्हें जेल में रहना पड़ा और अलग अलग मामले कितने सारे अब जाकर के उनके घर के पीछे पड़ गए। और ये सब कुछ सिर्फ हनुमान चालीसा की बात कहने पर किया जा रहा है। और यही नहीं, महाराष्ट्र की जनता आज भी नहीं भूली है कि किस प्रकार भगवा वस्त्र पहने 2 लोगों की पालघर में पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी।
और जब उनकी मौत हो गई तब पता चला कि ये दोनों तो साधु थे और इस मामले में उद्धव ठाकरे की सरकार मूक दर्शक बनी रही। और ये पूरी जो कहानी है ना, इसे आप इस कार्टून से समझ सकते हैं। इसमें हिंदुत्व पर किए जा रहे प्रहार की दहशत का अंदाज़ा हो जाएगा। एक तरफ जहां साधुओं की खुलेआम हत्या की गई, वहीं सरकार के मुख्य लोगों पर हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप लगे। आपको याद होगा और ये रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। और जब मीडिया ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया, लोगों तक पहुंचाया, उजागर करना शुरू किया, तो मीडिया को किस प्रकार से कुचला गया ये आप अर्नब गोस्वामी के मामले में देख सकते हैं। पूरी दुनिया ने देखा था। यहां तक कि एक झूठे केस में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार तक कर लिया। और ये एक ऐसा मामला था, आपको ध्यान होगा, जब सुप्रीम कोर्ट को ये तक कहना पड़ा कि हाई कोर्ट ने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा नहीं की। जब हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही तो सोचिए सरकार किस हद तक गिरी होगी। मतलब कितना, जैसे कहते हैं ना, खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाना, और ये सरकार कर रही थी। यही नहीं, एक तरफ जहां मीडिया को दबाने का प्रयास किया गया, वहीं दूसरी तरफ जिस किसी ने भी इस गुंडई, इस डबल स्टैंडर्ड पर उंगली उठाई, उसके साथ गुंडई की गई। और ये तो कंगना रनौत के साथ जो कुछ हुआ वो तो सबने देखा। और इस गुंडई पर हाईकोर्ट ने साफ कहा कि ये सब कुछ इल्लीगल और रॉन्गफुल था। आप ये रिपोर्ट में देखिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये भी कहा था कि कंगना का बंगला दुर्भावना से गिराया गया था, और ये साफ कहा था। और बीएमसी को इसके लिए हर्जाना चुकाने को कहा गया था। आप ये देख लीजिए। हिंदुत्व विरोध और गुंडई के आरोप में फंस चुकी ये सरकार भ्रष्टाचार के मामले में भी नए नए रिकॉर्ड बना रही है। कितने मंत्री, मतलब नेता, अधिकारी, किन किन लोगों की बात करें, लेकिन कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। उद्धव सरकार में गृह मंत्री अनिल देशमुख तो कई महीने से जेल में है, और याद रखिएगा कि मंत्री रहते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। और गृह मंत्री तो छोड़िए, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी इस समय सीबीआई की कस्टडी में जेल की हवा खा रहे हैं। और एक मंत्री पर तो दाऊद जो है आतंकवादी, उसके भी साथी निकल आए हैं। आप देखिए, ये वही दाऊद है जिसने मुंबई को 90 के दशक में दहला दिया था। और उद्धव सरकार की बेशर्मी देखिए कि नवाब मलिक काफ़ी समय से जेल में है, लेकिन वो आज भी मंत्री बने हुए हैं। और याद रखिएगा, ये दुनिया का इकलौता केस होगा जिसमें एक मंत्री का संबंध आतंकवादी से निकल रहा है और वो जेल में है, और वो बावजूद इसके मंत्री बना हुआ है। अब एक बयान मैं आपको सुनाता हूं कि संगीन आरोपों में फंसे हुए हैं ये नवाब मलिक, और उसके बचाव में क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं और कौन दे रहा है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये तर्क दे रहे हैं शरद पवार, जो इस गठबंधन के सर्वे सर्वा हैं, मुखिया हैं। वो क्या कह रहे हैं कि मुस्लिम होने के चलते नवाब मलिक का संबंध दाऊद से है। मतलब आप समझ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। ये तो ठीक उसी प्रकार का बयान हो गया ना, जैसा एक समय मुलायम सिंह यादव ने दिया था और रेप के बचाव में दिया था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। और महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार में मामला सिर्फ भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है। उद्धव ठाकरे पूरी तरह से बदल चुके हैं। ये वो नहीं है जो बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे। ये पार्टी भी नहीं है वो जो बाला साहब ठाकरे के समय हुआ करती थी। अब ये समझने के लिए आपको मैं उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी का एक एक बयान दिखाता हूँ। और ये बयान तब का है जब दोनों साथ चिपके हुए हैं। राहुल गांधी ने साफ साफ और कई रैलियों में कहा कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और हिंदुत्व को वो गुंडागर्दी, हिंसा और तमाम तरह की बुराइयों से जोड़ते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे भाजपा को जवाब देने के लिए यही कहते हैं कि हिंदुत्व पर तो उन्हीं का अधिकार है, और ये कहते हुए वो राहुल गांधी के साथ भी खड़े हैं। और एक बात और आपको दिखाता हूं कि
इतना सब कुछ कहने के बाद भी, मतलब राहुल गांधी हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं, उसके बाद भी वो शिवसेना के ही आदर्श वीर सावरकर का खुलेआम अपमान करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और बार बार करते हैं, सार्वजनिक रूप से करते हैं। और उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं? वो करते कुछ नहीं है, लेकिन वो बोलते ज़रूर हैं। वो क्या बोलते हैं कि जो वीर सावरकर को नहीं मानते हैं उसे बीच चौक में पीटा जाना चाहिए। लेकिन पीटेंगे कैसे? वो तो खुद ही राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। साथियों, ये पहला बीएमसी चुनाव होगा जिसमें शिवसेना पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। हिंदुत्व का चोला उतारकर वो सेकुलर पार्टियों के साथ चिपक गई है, उसके साथ सत्ता में साझेदार है। और साधुओं की हत्या से लेकर हनुमान चालीसा पढ़ने पर बैन लगाने तक शिवसेना का असली रंग सामने आ चुका है। लेकिन अब तो चुनाव भी सामने आ गया है और ये बड़े बड़े चुनाव हैं और उद्धव ठाकरे को इसी बात का डर सता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।